नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके 12 मार्च को होने वाला है। और 12 मार्च को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इस बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है विद्यार्थियों, वो 12 आएंगे, यानी 12 अपशब्द के प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, किसमें समास का सही प्रयोग हुआ है? यानी कौन सा शब्द है इसमें ऑप्शन, उसमें समास का सही प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, नवरात्रा जो शब्द है इसमें समास का सही प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ब दे रखा है, इसमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया गया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस काल कांड से लिया गया है। इसमें बताना है कौन से कांड से ये लिया गया है। तो इसमें जो बाल कांड है ऑप्शन नंबर स रहेगा सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। विद्यार्थियों मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इस बार आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपका कम समय वेस्ट करूँगा। स्मृति पाथेय से आशय है, आपको बताना है स्मृति पाथेय से क्या मतलब है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, स्मृति रूपी चंबल से इसका मतलब होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। यानी उत्साह कविता है, इसमें कौन सा रस है वो प्रयुक्त हुआ है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, वीर रस इसमें प्रयुक्त हुआ है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है। मुख्य गायक है वो भटकता हुआ कहाँ चला जाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा अनहद में चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है। आपको बताना है राम वृक्ष बेनीपुरी का जो साहित्य है वो कौन से नाम से प्रकाशित हुआ है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, बेनीपुरी रचनावली के नाम से फेमस हुआ है या फिर प्रकाशित हुआ है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया। यानी लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द, प्राथमिक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने करवाया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है। आपको बताना है कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आनंद कानंद के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न जो कि आपके इस बार एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है प्रश्न संख्या 10, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, सभ्य कहा जाता है। फिर उसके बाद में 11 है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, अज्ञेय। फिर उसके बाद में अंतिम आपका जो अपशब्द का प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 12, माता का आंचल पाठ में वर्णनकर्ता का असली नाम क्या है। यानी माता का आंचल जो पाठ है उसमें वर्णनकर्ता का असली नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा तारकेश्वर नाथ, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से आपके 12 प्रश्न आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ। फिर उसके बाद में आपके दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित रहेगा और इसके अंतर्गत 6 खाली जगह आएगी। यानी प्रश्न ये 6 नंबर का आने वाला है। जैसे कि इसमें पहला है, उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में, यहाँ पे आरंभ आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है वह कहलाता है।
तो वह है वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों, वह अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्यय। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला है जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, यानी अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। फिर उसके बाद में सोता है गुणवाचक विशेषण में संज्ञा गुण या दोष का बोध कराया जाता है, गुण या फिर दोष का बोध कराया जाता है। और फिर उसके बाद में अगला है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा होता है, द्विगु समास। और अंतिम रिक्त स्थान है कि जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे लिखना है सार्थक शब्द। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस बार आपके गद्यांश से संबंधित आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें जो अपठित गद्यांश का मतलब होता है ऐसे गद्यांश जो कि आपके पाठों में से नहीं लिए गए हैं, पीछे से जो पासबुक है वहाँ से या फिर बाहर से कहीं से भी उठा कर लाए गए हैं, तो वो होते हैं अपठित गद्यांश। और विद्यार्थियों गद्यांश अपठित है वो आपके इस बार 6 नंबर का आने वाला है। गद्यांश को सरल करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसको आपको 2 बार आराम से पढ़ना है। अच्छे से आप पढ़ोगे समझोगे तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर आराम से आप दे सकते हैं। जैसे कि गद्यांश है, कबीर ने समाज में रहकर समाज का सबसे बड़े समीप से निरीक्षण किया, यानी कबीर है वो समाज के अंदर रहा और उन्होंने समाज का बिल्कुल पास से है वो निरीक्षण किया। समाज में जैसे बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके जो तर्कों को काट सके। इस तरह से ये वाला जो निबंध है ये आपको याद करना है। इसमें जो आपके प्रश्न रहेंगे प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या रहेगा, कबीर का साम्यवाद या फिर साम्यवाद के कवि कबीर, इसका उचित शीर्षक है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है इसमें कि कबीर ने किस भक्ति मार्ग का प्रचार किया, बताइए। तो कबीर ने कौन से भक्ति मार्ग का प्रचार किया था, कबीर ने निर्गुण भक्ति मार्ग का प्रचार किया, अर्थात ज्ञान मार्ग की भक्ति का प्रचार करते हुए वे आगे बढ़े थे। फिर उसके बाद में अगला है कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य कौन सा दृष्टिकोण अपनाया। और फिर उसके बाद में अगला है कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया, कबीरदास ने किसका विरोध किया। और सगुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से साट कर लिखना है। जैसे कि सगुण है तो इसका होगा निर्गुण, अपने यहाँ पे गद्यांश में आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश भी आएगा आपके अरण भेरी सुन कहे विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जलकर्ण ढुलक रहे होंगे। ये वाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें प्रश्न देखिए इस प्रकार से आएंगे, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कुछ जलकर्ण ढुलक रहे होंगे पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपका जो सही आंसर रहेगा माँ बहन पत्नी और परिवारजनों के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। फिर उसके बाद में अगला इसी में प्रश्न है जैसे कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पंक्ति में पथिक कौन है। तो इसमें पथिक कौन है, जैसे कि वीर सैनिक है उनको पथिक कहा गया है। इस तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। फिर उसके बाद में अगला आपका जो खंड आता है वो आता है खंड ब। इसके अंतर्गत 5वां प्रश्न है कैप्टन सचमे वाले के सामने खड़ा देखकर हालदार साहब आवक क्यों रह गए थे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया, ये आपको बताना है। जैसे कि नवाब साहब ने खीरे को पानी से धोकर तौलिए से पोंछकर फिर चाकू से खीरे के चीर काट कर उन्हें गोंद कर साग निकाला, फिर बड़ी सावधानी से उनके सील कर कांखों को करीने से तौलिए से साफ करके फिर आराम से उन्होंने खाने लायक बनाया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती हैं कैसे। ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद में अगला है कुछ रचनाकारों के लिए आत्मभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ में बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको बताना है। और फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है
गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ये आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर्वत स्थल पर यहाँ के निवासियों के लिए कड़ा संघर्ष करके गंतोक को अंतिम नोरम बनाया गया है। अनेक असुविधाओं के बीच में वे अपना जीवन दीनहीन भावना न रखते हुए बादशाह तुल्य मस्ती से व्यतीत करते हैं यहाँ के लोग, इसीलिए इनको कहा गया है। और 11वां प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि आग बबूला का मतलब होता है क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग, महेश ने सुरेश की किताब फाड़ दी, वह आग बबूला हो गया। इस तरह से वाक्य प्रयोग आपको करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पे आपके गद्यांश 2 आएंगे और 2 ही पद्यांश आएंगे, ठीक है ना। गद्यांश कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, हाँ गाते गाते कभी पतहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, ये वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपके प्रश्न रहेंगे, भगत जी पोतई को पुत्र की मृत्यु पर क्या करने के लिए कहते हैं, भगत जी ने पोतई को किस प्रकार सांत्वना दी, भगत जी का विश्वास क्या कहता है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है पद्यांश, यहाँ पे भी इनके आंसर आपको लिखने हैं। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन आपको करना है। अथवा में रहेगा, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो इनको भी अच्छे से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों ये प्रश्न। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 15, जिसमें संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों करता है। संगीतकार का मतलब होता है संगीतकार, मतलब जो बजाने वाले होते हैं ना वो। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 16 है, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कर्तव्य का विषय में लिखना है, यानी इनका जो कवि परिचय है वो लिखना है आपको नागार्जुन का। अगर इनका नहीं आता है तो यशपाल का भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। फिर उसके बाद में 17 प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हो। और इसी में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय है वो आपको व्यक्त करनी है। और फिर उसके बाद में निबंध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इम्पोर्टेंट रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण इम्पोर्टेंट रहेगा। आत्मनिर्भर भारत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और राजस्थान के प्रमुख त्योहार, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसंतपुर का विद्यार्थी मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये प्रार्थना पत्र है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं आता है तो आप दिल्ली में रहने वाली ममता हैं, अपनी सहेली कुमारी सरिता को एक निमंत्रण पत्र लिखिए कि वह आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके पास में आए। इस तरह से ये निमंत्रण पत्र याद करना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा आपके विज्ञापन का। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, वो आप करिए। अगर ये नहीं आता है तो आपके शहर में एक वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजन खेलों एवं खान पान की व्यवस्था है, इसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो इस तरह से ये आपका पूरा पेपर है जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। हिंदी के मैंने 3 पेपर अपलोड कर दिए हैं, अब 4था पेपर अपलोड कर रहा हूं, फिर उसके बाद में 5, यानी कुल 5 पेपर अपलोड कर रहा हूं। इन पेपरों को आपने पूरा देख लिया तो 101% में श्योर हूं कि आप इस बार 80% से ज़्यादा आप हिंदी में बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।